हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनंत स्टडी में। दोस्तों की जैसे कि पिछले वीडियो में कहा गया था कि इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर 2019 सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक का। तो बच्चों का कमेंट आया था, कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि सर यूपी पॉलिटेक्निक के भी मॉडल पेपर दीजिए। तो देखिए, मैंने कहा था कि कुछ मॉडल पेपर आपको मिल गए हैं और मैंने कहा था कि जो सितंबर में पेपर होगा इसका 12 से 15 सितंबर के बीच पेपर जो होगा सारे ग्रुपों का, तो उससे 5-6 दिन पहले आपको मिलेगा, क्योंकि उस आप लोग इस समय पढ़ के सुस्त पड़ जाएंगे। तो उस समय थोड़ा रिपीट करने के लिए, यानी कुछ आपको वो भी रियल पेपर कराए जाएंगे सॉल्व, ठीक है। 2019 2020 सॉल्व कराए जाएंगे, 2018 इतना तो बाकी है, शायद 2018 सॉल्व है, 19-20 बाकी है, ठीक है। तो वो सॉल्व कराया जाएगा, 2010 का भी तो उधर वो सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। और ये जो बिहार का भी चल रहा है, इसको भी आप लोग देखा करिए। यूपी पॉलिटेक्निक वालों के लिए कह रहे हैं कि इसको भी देखा करिए, क्योंकि जो पढ़ाई है हर जगह के लिए सेम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यूपी में गुणा भाग पढ़ रहे हैं या गिनती में 1 2 3 पढ़े हैं, तो वो अदर स्टेट में कोई और नहीं पढ़ाया जाएगा, वहीं सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जो पढ़ाई है हर जगह वहीं है, ठीक है। बस यही कि थोड़ा लेवल इधर उधर रहता है। तो बिहार पॉलिटेक्निक का है तो पॉलिटेक्निक तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के स्तर कही आती है, ठीक है। तो आपका बिहार पॉलिटेक्निक हो या यूपी पॉलिटेक्निक, जो चैप्टर्स हैं, जो आपका लेवल है, वो दोनों ही क्या है, दोनों का सेम है, ठीक है। तो आप लोग दोनों के मॉडल पेपर से तैयारी कर सकते हैं। ज्ञान कहीं से भी मिले भाई, आप लोग उसे अर्जित कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यूपी पॉलिटेक्निक वाले इस मॉडल पेपर को भी देखिए, ठीक है। और जब पेपर नज़दीक आएगा तो उसके 5-6 दिन पहले आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, 2020 2019 जो बाकी है, ठीक है। 3-4 मॉडल पेपर तब सॉल्व कराया जाएगा, ताकि आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे, थोड़ा देखकर, ठीक है। बात समझ में आई है। और ये जो मॉडल पेपर चला है, इससे भी आप तैयारी करते रहे, क्योंकि ऐसा भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और बिहार पॉलिटेक्निक वालों को भी कर रहे हैं, आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक का भी पेपर को देख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको तो कहा गया है कि यूपी पॉलिटेक्निक के ही थ्योरी को आप देख लीजिए, ठीक है। जो यूपी पॉलिटेक्निक का पढ़ाया गया है वो सारा देख लीजिए, सेम आपका वही है, ठीक है। तो चलिएगा, बात ना करते हुए हम लोग अपना मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं 2019। तो देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल से, तो पृथ्वी के धरातल से तो सबको पता है कि पृथ्वी से जो आकाश है कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला, ये तो सबको पता है, नीला दिखाई देता है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि चंद्रमा के धरातल से कैसा दिखाई देगा, ठीक है। चंद्रमा के धरातल से जो आसमान है हमारा, आसमान, वो कैसा दिखाई देगा, आसमान, ठीक है। चंद्रमा के धरातल से तो कैसा दिखाई देता है, काला। कैसा दिखाई देता है, काला। क्यों काला दिखाई देता है, देखिए हमारी पृथ्वी पे क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल में धूल के सब क्या है, पार्टिकल है। तो जो आप पढ़े होंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के ही तो कारण हमारा जो पृथ्वी से है आसमान नीला दिखाई देता है, कि जो प्रकाश में जो 7 रंग है उसमें से नीले रंग का या बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है, यानी ज्यादा फैलाव हो जाता है, जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। और रही बात चंद्रमा पे, तो चंद्रमा में तो वायुमंडल है ही नहीं, वायुमंडल है ही नहीं। तो वायुमंडल है नहीं तो वहां पे कोई भी किसी प्रकार के उसके पार्टिकल है नहीं, वहां पे प्रकीर्णन होगा ही नहीं प्रकाश का, ठीक है। तो होगा नहीं तो आसमान कैसा दिखाई देगा, हमारा काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, काला, ठीक है। तो काला ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो पहले का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है। ये जो मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, सब आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें पूरे आपको जैसे बताया गया ना, कब से कब तक का है ये, तो 1997 से 2020 तक का ये प्रीवियस पेपर हैं, उनके सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिएगा अगला बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो आप लोग फार्मूला के रख को सॉल्व मत करने जाइएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। बस इसमें बताना है कि वास्तविक उल्टा बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा छोटा बनेगा, वास्तविक सीधा छोटा बनेगा, या आभासी छोटा उल्टा, यानी जो ऑप्शन में दिया है उसके अनुसार मानना है, ठीक है। तो आपको पढ़ाया गया होगा, जो लोग यूपी पॉलिटेक्निक के वीडियो से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि
अवतल दर्पण की जो बनने की प्रतिबिंब की कंडीशन है, सारी 6 कंडीशन वो सब बताई गई है। ठीक है, तो सिर्फ उस कंडीशन को आपको याद रखना है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि हमारा क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है। क्या है, हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ये आपको एक चार्ट मिलता है, ठीक है, डायग्राम की, उसमें इस यहाँ पे वस्तु रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा कैसा बनेगा, जो प्रकृति है उसी में से ऑप्शन में से चूज करना है। तो देखिए आपको ये जो वैल्यू दी है इसके इस हिसाब से इसको फिक्स करना है कि वस्तु कहाँ कहाँ पे रखी है, वस्तु कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया इसका मेन एक्सिस, ये होता है हमारा फोकस, और फोकस से दुगुना दूरी पे होता है वक्रता केंद्र। तो इसकी फोकस दूरी दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये दूरी दुगुनी होती है तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। और वस्तु कहाँ रखी गई है, 20 सेंटीमीटर की, यानी इधर ही कोई कहीं पे वस्तु होगी। ये दूरी मान लेते हैं कितना, हमारा 20 सेंटीमीटर। यही तो कह रहा है। और वस्तु की जो लंबाई है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर वस्तु की हाइट है, यही कह रहा है ना। तो देखिए कह रहे तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो अब चले जाइए आप लोग प्रतिबिंब की बनने की कंडीशन पे कि कैसे बनता है। वस्तु जब वक्रता केंद्र और F के बीच होती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है, इधर कहीं बनता है, उल्टा बनता है, ऐसे जाता है ना, फोकस से होके जाएगा, फिर कहाँ पे डाल देते हैं, फोकस पे डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, समांतर ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो समझिए ये तो फिगर ऐसे बना है, इसको जब बनाएंगे तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहीं पे बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये जो किरण है यहाँ पे काट रही थी, तो ये किरणें कहाँ पे काटेंगी, इसको ऐसे बनाइए तो समझिए इधर कहीं काटेंगे, यहीं पे काट दे रहा है। ये तो थोड़ा मत समझिए कि फिगर, क्योंकि ये तो दूरी तो नापे नहीं है, हम अंदाज पे ही रखे हैं, तो कुछ ऐसे बनेगा। तो जो फिगर बनेगा वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा, देखिए वस्तु इतनी छोटी है तो इसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। कब, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहता है तब। ठीक है, यहीं जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रहता है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच छोटा सा बनता है, वस्तु बड़ा रहती है, उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है। ठीक है, तो सारी कंडीशन आप याद रहेगी तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से टिक कर सकते हैं। तो क्या क्या हमें मैच करना है इसमें, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। ऑप्शन नंबर ए में ही मैच कर रहा है, यानी दूसरे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ओम के नियमानुसार भी बराबर क्या होता है भाई, I इंटू आर होता है। सही बात है। ठीक है, कि ओम के अनुसार ये होता है। कह रहा तब भी बराबर भी प्रोपोर्शनल आर होता है, I प्रोपोर्शनल आर होता है, या भी प्रोपोर्शनल 1/r होता है, या भी प्रोपोर्शनल I होता है। ओम का नियम क्या कहता है कि जब किसी चालक तार के जो उसका बाह्य गुण है, जैसे ताप, दाब को स्थिर रख दिया जाता है, तो उसके सिरों पे उत्पन्न विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है, अर्थात भी प्रोपोर्शनल I होता है। और वहीं प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो हमारा नियतांक आता है क्या, R, और वहीं से बनता है भी बराबर I इंटू आर, फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो मेन क्या होता है हमारा, ये होता है भी प्रोपोर्शनल I। इसको भी आप ओम का नियम कह सकते हैं। ठीक है, तो भी प्रोपोर्शनल I ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तीसरे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर देखिएगा, इसमें कह रहा है कि दो लेंस हैं। कितने लेंस हैं, दो लेंस हैं। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। ठीक है, तो चलिए लिखते चलते हैं। एक हमारा उत्तल लेंस है और एक हमारा अवतल लेंस है। तो मैंने बताया चिन्ह प्रपाटी का नियम दर्पण और लेंस दोनों में सेम होता है। उत्तल में जो चिन्ह प्रपाटी का नियम दर्पण में होगा नियम, वहीं लेंस में भी होगा, अवतल में जो होगा वहीं उसमें भी होगा। ठीक है, तो कह रहा है अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, तो लेंस की भी क्या होगी, पॉजिटिव, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है प्लस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल है। ठीक है, यानी अवतल लेंस की दिया है -25 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो कह रहा है इन संयोजन की फोकस दूरी कितनी होती है। तो फोकस दूरी का फार्मूला आता है तुल्य फोकस दूरी 1/f बराबर, जैसे प्रतिरोधों का समांतर क्रम का संयोजन होता है ना, उसी तरह 1/f1 प्लस 1/f2 ये होता है। तो जिस तरह 2 के लिए फार्मूला यूज करते हैं क्या, f बराबर तुल्य बराबर क्या आ जाएगा, f बराबर f1 इंटू f2 बटा में f1 प्लस f2, यहीं से कर सकते हैं। समझिए ये हमारा f1 है और ये क्या है हमारा f2 है। तो यहाँ से रख के सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, f1 का मान कितना है प्लस 20, f2 का मान कितना है -25 बटा में कितना है 20 प्लस f2 का मान -25। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह को एक जगह लिख लेते हैं, यानी 20 गुणे 25 हो जाएगा बटे में 20, ये प्लस माइनस ये चिन्ह हटा के गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप 20 इधर प्लस 20 है, इधर -25 है, तो घट के क्या हो जाएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 25 25 हो जाएगा, 20 5 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी जो फोकस दूरी हो जाएगी उसकी कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी चौथे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिएगा, बिल्कुल सिंपल था। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, यहीं पे देख लीजिए 5वां क्या कह रहा है ये कि एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है प्रेषित्र वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक या गैल्वेनोमीटर। तो धारा को नियंत्रण करने वाला धारा नियंत्रक, ऐसे ही शब्द से ही पकड़ में आ जा रहा है। धारा को नियंत्रण करने के लिए जो यंत्र लगाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, अर्थात 5वें का ऑप्शन नंबर सी को आप क्या करिए, टिक कर दीजिए, धारा नियंत्रक। ठीक है, 5वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला 6वां नंबर में क्या कह रहा है, चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर उसको देखते हैं। इतना नोट करिएगा, थोड़ी एक खराबी आ गई थी दोस्तों, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मैंने इधर वीडियो बना रहे थे और बीच में वीडियो कट गया था, मैंने पूरा 10 तक क्वेश्चन बना दिया था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो जो इधर का आपका कटा हुआ है, जो पीछे चल रहा था ना, तो उधर से वीडियो को पॉज करके इधर का नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने मिटा के फिर इधर सॉल्व किए थे 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो यहीं से आपका कट गया था। ठीक है, तो चलेगा, यहाँ पे आपको समझ में आया था ना, ये W जो है हीट के बराबर हो जाता है, यानी कि उस द्वारा कितनी जो कार्य होगा वही उष्मा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहाँ से P का मान जो था 10 की पावर 3 था। ठीक है, और T का मान यहाँ पे कितना है 60 गुणे 60 यानी 3600। कितना हो जाएगा 60 गुणे 60 यानी 3600। इसी को हम लिख देंगे 3600 गुणे 10 की पावर 3, ये जो होगी हमारी इतनी उष्मा निकलेगी, इतनी जूल की। ठीक है, तो वो जो आपका विद्युत हीटर है जो 1 किलोवाट का है, 1 घंटे तक जल रहा है, तो उसके द्वारा कितनी शक्ति निकलेगी, कितना उष्मा यानी कितना शक्ति खपत होगी, तो 3600 गुणे 10 की पावर 3 जूल। बात समझ में, ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 8वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पे जो तेज दिमाग वाले होते बच्चे पकड़ लेते डायरेक्ट कि पी का मान दिया है कितना 1 किलोवाट, 1 किलोवाट कितने घंटा तक जल रहा है 1 घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है 3600 गुणे 10 की पावर 3, या उसी को लिखते हैं 3.6 गुणे 10 की पावर 3 लिखते हैं ना। इसी को ये जो एक यही मान है किसका 1 किलोवाट घंटा का मान कितना है 3.6 गुणे 10 की पावर 6, ये लिखते हैं इतना जूल। ठीक है, उष्मा। तो यहीं से आप दिमाग लगा के कर सकते थे, आपको इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपका प्रोसेस जो है सॉल्व करने का यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ है। बात करते हैं 9 क्वेश्चन की। ठीक है, देख ले भाई एक बार और चल रहा है कि नहीं, नहीं फिर कर दो तो फिर मेहनत करना पड़ा। 1 मिनट देख ले रहे हैं, चलिएगा। ठीक है, क्योंकि अकेले वीडियो बना रहे हैं, सर भी नहीं है। चलिए 9 नंबर में क्या करें कि एक अवतल द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु रखनी चाहिए, कहाँ पे रखनी चाहिए, तो आपको बताया गया होगा या पढ़े भी होंगे आप लोग हाई स्कूल में। अवतल दर्पण की जो प्रतिबिंब बनने की जो कंडीशन है, तो आभासी प्रतिबिंब डायरेक्ट बोल रही है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब सिर्फ एक ही कंडीशन में बनता है अवतल दर्पण में, और वो कहाँ पे, तो वस्तु जब ध्रुव और फोकस के बीच होती है
तब उसका बनता है आभासी प्रतिबिंब। कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बड़ा सा बनेगा ऐसे, ठीक है, बड़ा सा बनेगा। समझिए, समांतर जाएगी तो ऐसे हो जाएगी और ये एक वक्रता के अंदर से जाएगा, यही इसी को आगे बढ़ा के ऐसे समझिए यहाँ पे, इसको मिटा दीजिए भाई, समझिए यहाँ पे मिल रही हैं तो यहाँ पे इसका आभासी प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। तो कहाँ कहाँ बनता है वस्तु, कहाँ रहती है? तो फोकस और ध्रुव के बीच रहती है। तो किसमें दिया है? फोकस और ध्रुव के बीच। इन 4 ऑप्शन में से किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी चौथे का 9 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? प्रकाश की मात्रा, हमारी आंख में जो प्रकाश जाता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? किसके द्वारा? कहेंगे पुतली। ये जो बीच में काला सा दिख रहा है उसे पुतली कहते हैं ना, तो उसी के द्वारा नियंत्रित होता है, क्योंकि प्रकाश उसी से तो होकर जाता है, तो वही नियंत्रित करता होगा, वही करता होगा? जी नहीं। कौन करता है? तो ये जो साइड में जो हमारी आंखों में ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, वो उसको क्या कहते हैं? आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। तो आइरिस जो है वो पुतली को नियंत्रित करता है, पुतली को छोटा बड़ा करता है, ठीक है। तो आप पुतली को ना करिएगा, ठीक, क्योंकि उसको नियंत्रित करने वाला कौन है? आइरिस है। आइरिस में ही जो बीच में जो जगह है, होल बचा है, उसी को हम पुतली कहते हैं, ठीक है। वो आइरिस का ही भाग है, समझिए, एक तरफ से, ठीक है। तो उसको कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। ज्यादा प्रकाश रहेगा तो आइरिस सिकुड़ के छोटा कर देगा पुतली को, ठीक है, ताकि कम प्रकाश की मात्रा जा सके। आंख ऐसे चौनिया जाएंगे, कहते हैं ना कि टार्च मत अखियां चौनिया जाता है, तो क्यों? क्योंकि प्रकाश की मात्रा ज्यादा प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और आइरिस एक बार एडजस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। और अंधेरे में जाते हैं तो पुतली को बड़ा करके थोड़ा ज्यादा प्रकाश की मात्रा जाए ताकि वस्तु को हम स्पष्ट से देख पाते, तो बड़ा कर लेता है। तो कौन करता है? आइरिस। कौन करता है? आइरिस, ठीक है, आइरिस। आइरिस को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। आइरिस, आइरिस को हिंदी में क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं, परितारिका। अब तो ऑप्शन मैच कर रहा होगा आपका, परितारिका तो दिख रहा है ना, तो परितारिका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आप लोग पुतली पे ना टिक करके किसको टिक करिए? आइरिस को, यानी परितारिका को, क्योंकि यही पुतली को एडजस्ट करती है, ठीक है। आइरिस के ही बीच मध्य भाग को जो खाली वाला जगह है उसको पुतली कहते हैं। बात समझ में आई है? चलिएगा, तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए होंगे आशा करता हूँ सब समझ में आए होंगे और वीडियो भी काफ़ी पसंद आया होगा आप लोगों को। तो पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बार बता दूं कि आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक हो चाहे बिहार पॉलिटेक्निक हो, आप लोग दोनों जो है स्टेट के, आप दोनों स्टेटों का जो मॉडल पेपर है दोनों से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बिहार पॉलिटेक्निक वाला बिहार पॉलिटेक्निक का भी मॉडल पेपर देख ले, यूपी पॉलिटेक्निक का भी, जो यूपी पॉलिटेक्निक वाले हैं वो बिहार पॉलिटेक्निक वाले मॉडल पेपर से भी तैयारी कर सकते हैं, और अपना तो है ही, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन कहीं भी चेंज होने वाली नहीं है, जो है मेन जड़ वो हर जगह रहेगी। एजुकेशन जो न्यूटन्स लॉ आपको यूपी में पढ़ाया जाएगा वहीं आपको बिहार में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो ओम का नियम बिहार में पढ़ाया जाएगा वहीं यूपी में पढ़ाया जाएगा, हर स्टेट में चले जाएंगे नियम वहीं रहेगा। बात समझ में आई है ना? चलिएगा, तो कुछ बदलने वाला नहीं है, आप लोग दोनों स्टेटों के मॉडल पेपर से तैयारी करिएगा, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे बच्चे जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चे क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे, ठीक है। खुद पे धैर्य रखिएगा, पेपर नज़दीक आने वाला है यूपी पॉलिटेक्निक का, बिहार पॉलिटेक्निक का तो अब अप्लाई होगा, ठीक है। सितंबर महीने में, अगले महीने में आप लोगों को पेपर का डेट रखा गया है। देखिए अभी कोरोना की जो महामारी है फैलेगी नहीं, तो आपका सितंबर में ही पेपर हो जाएगा 12 से 15 के बीच, ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर और 10 के साथ, यानी 11 से 20 नंबर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए हम लोग के साथ तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ठीक है। और अगले वीडियो में चलिए मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।